This is Pot Spread. नमस्कार, समाजशास्त्र की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। यह विश्लेषण खास तौर पर परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना, कि आखिर लोग कभी-कभी उन सिस्टम्स को क्यों मान लेते हैं जो साफ-साफ उनके ही खिलाफ काम कर रहे होते हैं। यही सवाल हमें सीधे क्रिटिकल थ्योरी की दुनिया में ले जाता है, जो समाज में छिपी हुई पावर की परतों को समझने की कोशिश करती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले क्रिटिकल थ्योरी के फ्रेमवर्क को समझना होगा। ये एक ऐसी सोच है जो सिर्फ दुनिया को देखती नहीं, बल्कि उस पर सवाल उठाती है कि ये ऐसी क्यों है। इसका मतलब आसान भाषा में कहें तो क्रिटिकल थ्योरी ये देखती है कि समाज में मौजूद संस्थाएं, जैसे कि स्कूल, सरकार या मीडिया, किस तरह से पावर और गैर बराबरी को बनाए रखती हैं और उसे सही भी ठहराती हैं। इस सोच की जड़ें हमें 1920-30 के दशक के फ्रैंकफर्ट स्कूल में मिलती हैं। ये वो विचारक थे जो देख रहे थे कि कैसे मॉडर्न समाज में विज्ञापन, मीडिया और बाजार की संस्कृति हमारे सोचने के तरीके पर असर डाल रही है और हमें एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा बना रही है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई एकेडमिक बहस नहीं है। इसका असली मकसद है समाज में बदलाव लाना, लोगों को जागरूक करके उन्हें आज़ादी की तरफ ले जाना। ठीक है, तो क्रिटिकल थ्योरी का बेसिक आइडिया तो हमें समझ आ गया। अब कहानी में एंट्री होती है एंटोनियो ग्रैम्शी की, जिन्होंने इस सोच को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया, खासकर जब बात पश्चिमी समाजों में पावर को समझने की आती है। ग्राम्शी ने उस समय के मार्क्सवाद के एक बहुत बड़े आइडिया को चैलेंज किया। मतलब जहां पहले माना जाता था कि सिर्फ पैसा और आर्थिक हालात ही इतिहास का रुख तय करते हैं, ग्राम्शी ने कहा, नहीं रुको, इंसान की सोच, उसकी संस्कृति और उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इतिहास को बदलने की ताकत रखती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत उन्हें कहाँ मिला? 1917 की रूसी क्रांति में। आप देखिए, मार्क्स के सिद्धांत के हिसाब से तो रूस क्रांति के लिए तैयार नहीं था, वो तो एक खेतीबाड़ी वाला देश था। पर क्रांति हुई तो ग्राम्शी के लिए ये एकदम साफ हो गया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वो आर्थिक हालात पर भी हावी हो सकती है। अब ये आइडियाज ग्राम्शी ने कहाँ लिखे? एक फांसीवादी जेल की कोठरी में। और वहीं से उन्होंने शक्ति या पावर को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। उन्होंने आधुनिक पश्चिमी देशों के बारे में एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा। अगर आज के मॉडर्न देश सिर्फ दंगे के जोर पर नहीं चल रहे, तो फिर रूलिंग क्लास का कंट्रोल बना कैसे रहता है? और इसी सवाल का जवाब हमें समाजशास्त्र के एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट तक ले जाता है, और वो है हेजेमनी। तो ये हेजेमनी है क्या? ये वो तरीका है जिससे ताकतवर लोग सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि लोगों की सोच को बदलकर उनकी सहमति लेकर राज करते हैं। वो अपने आइडियाज को इतना आम बना देते हैं कि हमें वो कॉमन सेंस लगने लगता है, बिल्कुल स्वाभाविक। सोचिए, विज्ञापन हमें हर रोज यही तो बताते हैं कि खुशी का रास्ता बाजार से होकर जाता है। ये हेजेमनी का परफेक्ट उदाहरण है। इसको और बेहतर समझने के लिए ग्राम्शी ने इंटीग्रल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। जरा सोचिए कि राज्य के दो हाथ हैं। एक हाथ है पॉलिटिकल सोसाइटी, जिसमें पुलिस, सेना, अदालतें हैं। ये जोर जबरदस्ती वाला हाथ है। और दूसरा हाथ है सिविल सोसाइटी, स्कूल, मीडिया, धर्म। ये वो हाथ है जो प्यार से, विचारों से सहमति बनाता है। और सत्ता इन्हीं दोनों हाथों के सहारे टिकी रहती है। और इसी वजह से ग्राम्शी कहते हैं कि पश्चिमी देशों में क्रांति का तरीका भी बदलना होगा। यहाँ वॉर ऑफ मूवमेंट, मतलब सीधी लड़ाई, काम नहीं करेगी। यहाँ लड़ना होगा वॉर ऑफ पोजीशन। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये शतरंज की बाजी है, जहां आप धीरे धीरे एक एक करके विचारों और संस्कृति के मैदान पर कब्जा करते हैं। तो इस वैचारिक जंग को जीतने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए जो दबे कुचले वर्ग हैं, उन्हें अपना एक मजबूत गठबंधन बनाना होगा। इसी गठबंधन को ग्राम्शी हिस्टोरिक ब्लॉक कहते हैं। सोचिए जरा, कैसे मजदूर संगठन, किसान आंदोलन, छात्र और दूसरे सामाजिक समूह सब एक बड़े बदलाव के लिए एक साथ आ सकते हैं। और इस गठबंधन को आवाज कौन देगा, उसे दिशा कौन दिखाएगा? यहां आते हैं ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी। ये उन पारंपरिक बुद्धिजीवियों जैसे प्रोफेसर या लेखक से अलग हैं। ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी उसी शोषित वर्ग के बीच से निकलते हैं। वो उनकी तकलीफों को उनकी भाषा में दुनिया के सामने रखते हैं, जैसे कोई मजदूर नेता या कोई जमीनी सामाजिक कार्यकर्ता। तो हमने ग्राम्शी के शक्ति को देखने के नजरिए को समझा। उनके आइडियाज ने वाकई समाज को समझने का एक नया चश्मा दिया। लेकिन जैसा कि हर बड़े विचारक के साथ होता है,
उनके विचारों पर भी सवाल उठे, उनकी आलोचना भी हुई। तो चलिए अब इसका एक मूल्यांकन करते हैं। अब ये जो टेबल है, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। यहाँ ग्रामशी के विचारों की ताकत और कमजोरियां दोनों एक साथ रखी गई हैं। एक तरफ उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि उन्होंने इंसान और उसकी सोच को सेंटर में रखा, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि वो शायद आर्थिक मजबूरियों को कम आंकते हैं और उनके विचार क्रांति के बजाय सुधार को बढ़ावा दे सकते हैं। उनके सिद्धांतों से एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकलता है, और वो है पैसिव रेवोल्यूशन। ये तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग देखते हैं कि नीचे से विद्रोह का दबाव बढ़ रहा है, तो वो सिस्टम में कुछ छोटे मोटे सुधार कर देते हैं, जनता को कुछ रियायतें दे देते हैं। इससे लगता तो है कि कुछ बदल गया, पर असल में पावर स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही बना रहता है। 1980 के दशक में ब्रिटेन में थैचर की नीतियां इसका एक क्लासिक केस स्टडी मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर ग्रामशी के पूरे काम का निचोड़ निकालना हो तो वो ये है कि पावर सिर्फ बंदूक या डंडे से नहीं चलती। असली पावर तो विचारों की लड़ाई में जीती जाती है, लोगों की सहमति बनाकर जीती और कायम रखी जाती है। और ये बात हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां डिजिटल मीडिया है, 24 घंटे न्यूज़ चलती है, सोशल मीडिया है, ये जो कॉमन सेंस बनाने की लड़ाई है, ये वॉर ऑफ पोजीशन आखिर लड़ी कहाँ जा रही है? जरा सोचिए, ये लड़ाई आपके फ़ोन पर आने वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में, सोशल मीडिया ट्रेंड्स में, हर जगह हर रोज़ लड़ी जा रही है।